सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे हैक्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आपकी एग्जाम्स आने वाली है ना, तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल पता होने चाहिए। और अगर आपके दिमाग से ये बातें जो है वो मिस आउट हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर आपको इसकी चीज़ का आइडिया ही नहीं है, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की जो कॉस्ट है ना वो एक सीधे अटेम्प्ट लगेगी। तो जो भी मैं चीज़ें बताने वाली हूँ वो आप या तो नोट डाउन करते हुए चलो, या फिर अगर आपको याद रह सकती है तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से अपने, जो कि है कि अगर अभी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना कि कौन से पेन से लिखना है, तो बिल्कुल दिमाग में अपने एक बात बैठा लो कि हमको ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ना कोई जेल पेन, ना कोई ब्लू पेन, ना कोई रेड पेन, कुछ भी नहीं। अगर हम पूरा पेपर लिख रहे हैं तो हम सिर्फ पूरा ब्लैक ब्लू बॉल पेन से ही लिखेंगे। हमारी आदत होती है कि हमने कभी ब्लैक पेन से पूरा पेपर लिखा ही नहीं है, पर सीए के सारे पेपर्स में सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो भी ओएमआर के वो सर्कल्स रहते हैं जो कि फिल करने के होते हैं, वो सारे हमको सिर्फ पेंसिल से फिल करने होते हैं। और पेंसिल में भी आपको एचबी पेंसिल जो रहती है, जो कि डार्क रहती है कंपैरेटिवली, वो यूज़ करनी रहती है। तो अभी अगर आपने ये सब चीज़ें परचेज नहीं करी ना, तो अभी से परचेज करना चालू कर दो। और जो तुम एग्जाम में पेन से लिखने वाले हो, उस पेन से अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दो। नया पेन बिल्कुल भी एग्जाम में लेके मत जाना, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे वो शीट को फिल करना है, प्रॉपर तरीका क्या होता है। जब भी हम जैसे अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, या फिर फाउंडेशन एग्जाम जो है वो लिख रहे हैं, नेम ऑफ द पेपर लिख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको ब्लैक पेन से लिखनी है। और जब भी कोई सर्कल को फिल करने की बारी आएगी, जैसे कि रोल नंबर्स में भी जो है वो फिल करना पड़ता है आपको उसके नंबर्स को, और थर्ड और फोर्थ पेपर में तो पूरा पेपर लाइक ओएमआर रहता है, वहाँ पे भी आपको फिल करना पड़ेगा। तो वो पूरे पेपर को फिल करते वक्त आपको सिर्फ एचबी पेंसिल का यूज़ करना है। मान लो आपने अगर कुछ गलत फिल कर दिया, तो आप उसको अच्छे से रब करना और वापस फिल कर सकते हो। इसका एक एडवांटेज जरूर रहता है, ठीक है। तो पेपर फिल कैसे करना है वो तो आपको अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना इस पॉइंट को मिस आउट कर जाते हैं। तो वो ये रहता है कि जब भी आप जैसे अकाउंट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या फिर लॉ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो कंपलसरी रहता है, और बाकी सारे क्वेश्चंस में से हमारे पास एक क्वेश्चन को लीव करने का ऑप्शन रहता है। तो जो क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसको आपको आगे फ्रंट पेज पे लाइक आपके आंसर बुकलेट के मार्क करना रहता है कि आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, यानी कि जो चेकर रहता है, एग्जामिनर्स जो रहते हैं, उनको आसानी हो आपका पेपर चेक करने में। तो ये बात बिल्कुल मत भूलना कि जो जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करे ना, उसको हमको आगे मार्क करना होता है। नेक्स्ट टिप जो या फिर हैक अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो वो ये रहता है कि आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है दो पेपर्स में, अकाउंट्स में और लॉ में। उसमें आपको उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट करना, उन 15 मिनट में अगर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो आपको वो 3 घंटे आगे आने वाले बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो उन 15 मिनट में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारी दो प्रायोरिटीज़ होती है। एक, चूज करना कि हम कौन सा क्वेश्चन लीव करने वाले हैं। तो उस 15 मिनट्स में आपको ये चूज कर लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देन नेक्स्ट चीज़ रहती है कि कंपलसरी क्वेश्चन तो हमको लाइक रहता ही है, तो उसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस में से चूज कर लेना, और एक कोई सा भी एक क्वेश्चन जो रहता है ना, उसको अपने माइंड में पूरा सॉल्व करके रख लेना। तो यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। ये दो चीज़ें जिसने एग्जाम में अच्छे से कर ली ना, उसका बहुत अच्छे से 3 घंटे आगे जाने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ ये रहती है कि आपको जो भी चीज़ आप एग्जाम में लेकर जाओगे, हो सकता है वो आपकी वाटर बॉटल हो सकता है वो आपका पेंसिल बॉक्स हो, या फिर कुछ भी हो, तो वो हर चीज़ आपको ट्रांसपेरेंट ले जानी है, क्योंकि हमको हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखनी है कि वहाँ पर जाकर हमसे फिर वो कोई चीज़ ले ले, या फिर हमको कोई दो बात सुना दे। तो हमको ऐसा काम करना ही नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करके जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि दो पेपर्स में हमको कैलकुलेटर की ज़रूरत रहती है। एक होता है अकाउंट्स का और एक होता है मैथ्स का। तो बहुत सी बार एग्जाम में, बीच एग्जाम में क्या होता है, कैलकुलेटर बंद पड़ जाता है, और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा फिर पैनिक कर जाते हैं। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमको एग्जाम में हमेशा दो कैलकुलेटर ले जाने चाहिए, यानी कि रिस्क के कोई चांसेस ही ना रहे। साथ ही में हमारे अंदर एक और डाउट आता रहता है कि हमको, ठीक है ये बात तो पता चल गई कि पूरा पेपर ब्लैक बॉल पेन से अटेम्प्ट करना है, पर क्या हम पेंसिल का भी यूज़ नहीं कर सकते? तो पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आंसर्स लिखने के लिए नहीं। कोई अगर फॉर्मेट वगैरह जैसे ड्रॉ करना है तो उसके लिए कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर कुछ भी आप फॉलो करो नहीं करो, ये वाली टिप जो है ना, अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको इसके रिजल्ट्स खुद को देखने को मिलेंगे। वो ये है
कि जब भी आप अपना कोई सा भी लाइक स्पेशली लॉ के पेपर की मैं बात कर रही हूँ, 2 पेपर्स में ये टिप अप्लाई होती है, एक अकाउंट्स में और एक लॉ में। बेसिकली लॉ में सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है। क्या होता है कि आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स यहाँ पर लिखने वाले हो। लॉ का राइटिंग पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो मेरी लॉ वाली वीडियो जाकर देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बताया है कि आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। पर आप जैसे भी अपना आंसर प्रेजेंट करोगे, लेकिन वो एक बड़ा होगा, लाइक ठीक है, पूरा पेज का होता है, 2-3 पेजेस का होता है आंसर कई बार। तो एग्जामिनर कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने एज इट इज़ रटे होते हैं ना, वहाँ पर एग्जामिनर्स का ध्यान नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यार वो भी इंसान है। वो पूरा पूरा आपका आंसर हो सकता है पढ़ रहा हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो, तो अगर वो मिस ना कर जाए उसके लिए हमको क्या करना रहता है कि पेंसिल से लास्ट के 5 मिनट्स अपने बाकी रखना, और उन 5 मिनट के अंदर आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लग रही है ना कि यार ये तो मैंने एज इट इज़ रटी है बुक में से, तो वो मार्क करके आ जाना। या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपने लिखी है जो आपको लग रहा है कि यार ये सिर्फ मैंने लिखी है, या सेक्शन नंबर अगर आपने कोट कर रहे हैं एग्जाम में, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है कि ये चीज़ एग्जामिनर को पता चलनी चाहिए कि ये मुझे आती है, और हो सकता है कि वो मिस कर जाए, तो उसको आपको अंडरलाइन करना ही है बिल्कुल। नेक्स्ट एक और टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये रहेगी कि देखो, मैथ्स का पेपर जो रहता है ना और इको का पेपर पूरा एमसीक्यू पैटर्न का रहता है। ओएमआर शीट्स हमको इसमें फिल करनी रहती है, तो इसमें बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं। 2-3 गलतियाँ स्पेसिफिकली जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि एक गलती मुझसे भी हुई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि आप उसको रिपीट ना करो। फर्स्ट गलती ये रहती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथों हाथ जो है हम आंसर्स को मार्क करते हैं और फिर उसको ओएमआर में फिल करने लग जाते हैं। अगर आपने ऐसी प्रोसेस चूज कर ली कि एक आंसर आ गया, एक हम फिल करने बैठ गए, सेकंड आंसर आ गया, सेकंड हम ओएमआर फिल करने लग गए, तो आप मेरा यकीन मानो कि आप 60 to 65 क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहती है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स, 2 आवर्स आपको मिलते हैं, तो स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में आप जितने क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट कर सके हो, लाइक 70 का अटेम्प्ट करें आपने, 80 अटेम्प्ट कर लिए, जितने भी आपने अटेम्प्ट कर लिए ना, तो उन 1.5 घंटे के बाद एक बार ब्रेक लेना और 5 मिनट निकाल के, 5 या 10 मिनट निकाल के अच्छे से देखते हुए, कोई भी ओएमआर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया ना तो फिर कोई चांस नहीं रहता है कि मतलब आपका सही कर दे एग्जामिनर, ऐसा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो मशीन से चेक होते हैं पेपर्स, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें हाथों हाथ उस 1.5 घंटे के बाद फिल करनी है, ना कि साथों साथ फिल करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो ये रहती है, जो कि हम मेजर लोग ये गलती कर देते हैं कि हम अटक जाते हैं किसी भी एक क्वेश्चन पे आकर। अगर आप अटक गए और आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे नहीं बन पा रहा है, तो उस पर अपने 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा मत दो, क्योंकि एक एवरेज जो रहता है ना, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट रहते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी देने का नहीं है। अगर उससे ज़्यादा आपको कोई टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन आता छोड़ दो। नेक्स्ट क्या रहता है कि बहुत सी बार, मतलब स्पेशली मेरे अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मैंने जब पेपर देखा था ना मैथ्स का, तो मेरे होश उड़ गए थे बिल्कुल। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से आता था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द पेपर देखा, मेरे को स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस ऐसे थे कि बिल्कुल आ ही नहीं रहे, मतलब मैं एक में भी श्योर नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो मैं लास्ट से पेपर शुरू कर देती हूँ। तो मुझसे लास्ट से भी क्वेश्चन, मैंने लास्ट के 5-10 क्वेश्चन देखे, मुझे लगा मेरे से ये भी नहीं बन रहे, तो मेरा आधा कॉन्फिडेंस तो वहाँ पर ही डाउन हो गया था कि यार अब तो गया। अपना मैथ्स का अच्छी कमांड करी थी मैंने मैथ्स पर, मेरी स्ट्रेंथ है मैथ्स पर, मुझसे बन ही नहीं पा रहा है, तो ये तो पेपर गया। उसके बाद फिर मैंने क्या सोचा कि यार ठीक है, एलआर मुझे पसंद है ना, तो मैंने एलआर से पेपर करना शुरू करा, और फिर मैंने एलआर करा। उसके बाद मैंने मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो लास्ट से शुरू करा, और फिर स्टेट्स करा। तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग से पेपर नहीं आ रहा हो या फिर आपको एंडिंग से पेपर नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर हमको डीमोटिवेट होने की जगह कोई पेपर का ऐसा पार्ट, 3 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, मैथ्स, एलआर और स्टेट्स, तो किसी पर तो कोई चीज़ तो आपको होगी ना जो कि बहुत अच्छे सारी होगी, आप उससे स्टार्ट कर दो, ठीक है। पर सीक्वेंस एक फॉलो करना, ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर तीसरे पे पहुंच गए, फिर 7वें पे पहुंच गए, फिर 9वें पे नहीं। अगर जहाँ से भी, अगर मैंने 40 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करा, तो मैं 40, 41, 42 उसको सीक्वेंस में फिर सॉल्व करूंगी, क्योंकि बीच के क्वेश्चन पर रह जाते हैं और वो नज़र में ही नहीं आते बहुत सी बार, ठीक है। तो सीक्वेंस का भी इधर हमको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना, बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो कि हम फॉलो नहीं कर पाते, और हमको सब पता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है, पर हम भूल जाते हैं, तो इसका ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। साथ ही में लास्ट टिप जो है वो आपको मैं ये देना चाहती हूँ कि रोल नंबर्स वगैरह और एग्जाम में जो भी आप कोट करोगे ना, वो बिल्कुल सही कोट करके आना, क्योंकि अगर आपने गलत कोट करा, आप उसको ब्लैक पेन से लिखोगे तो काटने वाटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, साथ में इरेज हम कर नहीं सकते हैं, और हमको कोई नई आंसर शीट भी नहीं मिलती है कुछ एरर होने पर। और अगर आपने गलत रोल नंबर लिख दिया वहाँ पे, या फिर गलत कोई भी चीज़ कर दी ना, तो फिर आपका पेपर जो है वो चेक नहीं हो पाता है,
और वो मतलब पूरा आपका मामला बिगड़ गया। आपने भले एग्जाम में फिर 90 क्यों ना स्कोर कर लियो, लेकिन रोल नंबर ही गलत है तो क्या मतलब, सब कुछ वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये फिल करते वक्त डिटेल्स आपको अपना माइंड जो है वो बहुत शार्प रखना है, नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी, एग्जाम में फ्री माइंड से जाना है और जो भी होगा ना अच्छा ही होगा ये सोच के जाना है। बहुत पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आने देनी है और अच्छे से सब हो जाएगा। चिंता मत करो, तुमने जितना भी करा है ना उस पर अभी कॉन्फिडेंस रखो और अच्छे से अपना पेपर दे के आओ, तुम डेफिनेटली जो है इस बार पास कर जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।